दोस्तों, एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स को पूरा टोटली कंप्लीट किया है। कल भी मैंने आप लोग को जैसा बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का कंबाइन फॉर्म पढ़ने वाले हैं। मतलब वो चैप्टर सब कवर करने हैं, यानी वो उस पार्ट को पढ़ना है जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यूज है, मैट्रिक्स का भी और थोड़ा डिटर्मिनेंट्स का भी। अलजेब्रा को 3 पार्ट में मैं कैटेगराइज करता हूँ। पहला का पार्ट जिसमें ओनली मैट्रिक्स है, जिसमें केवल और केवल मैट्रिक्स का यूज है, डिटर्मिनेंट्स का कोई चर्चा नहीं वहाँ पर, ठीक है। दूसरा पार्ट ओनली डिटर्मिनेंट, जिसमें मैट्रिक्स का नहीं चर्चा है, मैट्रिक्स का कोई यूज नहीं है, उसको ओनली डिटर्मिनेंट्स पार्ट बोलेंगे। और तीसरा पार्ट मैंने इसको कैटेगराइज किया है मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट पार्ट। ये वैसा पार्ट है जिसमें लगभग 90% जगहों पर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों का यूज आता है। मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट्स का जो कंबाइंड फॉर्म है उसमें हम लोग को 3 चैप्टर कवर करना है, तीन टॉपिक कवर करने हैं। पहला है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, दूसरा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और तीसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसको भी जब फाइंड आउट करेंगे तो इसमें तो मैट्रिक्स का यूज है, कोफैक्टर का यूज है। बिना कोफैक्टर का हम लोग एडजॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। आपको जैसा पता है कि कोफैक्टर फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट्स चाहिए तो चाहिए। दैट मीन्स इस टॉपिक में भी, इस टॉपिक में भी, इस टॉपिक में, टॉपिक के नाम से लग रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स केवल मैट्रिक्स का यूज होगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा, इसको जब पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाओगे आप कि सही में कि एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बिना डिटर्मिनेंट्स के हम लोग हिल भी नहीं पाएंगे। तो ये आपका 3 टॉपिक है, एडजॉइंट, इन्वर्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तीनों में क्या है, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों का यूज है। क्लियर है? तो इसी टॉपिक्स को हम लोग को कवर करना है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हम आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को समझाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज किस तरीके से करना है। टॉपिक को तो हम लोग लेकर के चलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, लेकिन पहले उसके बारे में बता दूं कि एडजॉइंट के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला चीज़, आपको इसमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कोफैक्टर। टॉप डिटर्मिनेंट्स के 3rd लेक्चर में जाकर के आप देखना, वहाँ पर मैंने कोफैक्टर फाइंड आउट करना क्लियर बताया है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर आना चाहिए, और दूसरी बात एक ट्रांसपोज आना चाहिए, फाइंड करने चाहिए। ट्रांसपोज, ये एक नया वर्ड आया है। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिसने मैट्रिक्स को नहीं पढ़ा थोड़ा भी, उनको इस टॉपिक में दिक्कत हो सकता है ट्रांसपोज। तो उन्हीं के लिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि ट्रांसपोज क्या होता है। कोफैक्टर सब कोई जानते हैं और सब कोई ने देखा भी होगा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ट्रांसपोज जो पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे उनको दिक्कत होगा। तो उस ट्रांसपोज को मैं पहले क्लियर करता हूँ। ट्रांसपोज क्या होता है, सोच समझिए। जैसे कि आपको पता है मैट्रिक्स का, जब हम मैट्रिक्स का जब थोड़ा सा इंट्रो दिए थे, उस समय आपको बताया था कि अगर ये कोई मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ए आपका एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। क्लियर है? ये आपका मैट्रिक्स है, जो इसमें क्या कहलाएगा, ये इसका रो है, ये दोनों रो है, और ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम है। क्लियर है इतना चीज़? इसको रो बोलते हैं और इस लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ट्रांसपोज कैसे निकलता है? किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को जब इंटरचेंज कर दिया जाता है, इंटरचेंज करने का मतलब पूरा रो को पूरा कॉलम बना दिया जाए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, ठीक ना। तो वो हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करते हैं a टू द पावर t से, या a टू द पावर, a के ऊपर डैश देते हैं a डैश से। ये हमारा क्या कहलाता है, इसको पढ़ने का है ट्रांसपोज ऑफ a, और इसको भी हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ a। और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 2, तो 1 2 3 4 3 4। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ आपको आना चाहिए, कोफैक्टर फाइंड आउट करने और ट्रांसपोज फाइंड आउट करने। ये दोनों अगर आपको आता है तो आपको एडजॉइंट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि किसी का भी ट्रांसपोज निकालना है, अगर मान लेते हैं कि a बराबर आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और इसका ट्रांसपोज निकालना है, अगर a का ट्रांसपोज निकालना है तो आप इसको क्या लिख लोगे? देखिए 1 2 3 फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा 1 2 3, 4 5 6 4 5 6। क्लियर है? मतलब रो को कॉलम बना देना, और कॉलम ऑटोमेटिक रो बन जाएगा। देखिए 1 4 इसमें था तो 1 4, 2 5 2 5, 3 6 3 6। जो इसमें कॉलम में वो इसमें रो में आ गया, और जो इसमें रो में था वो इसमें कॉलम में आ गया। सिंपल सी बात है। ट्रांसपोज वर्ड जब भी आए तो सीधा सा याद रखना है कि रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा, मतलब आपस में बदला बदली कर लेगा, अपना जगह पोजीशन चेंज कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक ना। 2 वर्ड आए, एक कोफैक्टर फाइंड आउट करने और दूसरा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर ये दोनों चीज आपका क्लियर है, देन आपको एडजॉइंट फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगा। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि कोफैक्टर
कोफैक्टर के बारे में नहीं डिस्कस किया, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में इसका डिस्कशन किया हुआ है ट्रांसपोज के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ट्रांसपोज समझ गए। जब मैं ट्रांसपोज निकालूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रांसपोज का मतलब सीधी सी बात है कि रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना है। तो चलिए अपने टॉपिक पर अब चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारा टॉपिक है। हेडिंग लगा लीजिएगा अपना, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं पूरा रेगुलरली तरीके से, तो मैं वादा करता हूँ आपको 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली इस टॉपिक में, ठीक है। अगर बढ़ा करके देखिएगा तो फिर मैं उसकी वादा नहीं कर सकता कि आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी। चलिए, तो एडजॉइंट क्या होता है? पहले तो ये समझते हैं कि एडजॉइंट किस मैट्रिक्स का निकलता है। क्या किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं? नो। एडजॉइंट जब भी निकलता है तो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, अदरवाइज किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं निकलता है। केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट्स के लिए हमको क्या चाहिए? दो चीज़ चाहिए, एक कोफैक्टर और एक ट्रांसपोज पता होना चाहिए। जैसे कि आपको क्या कहेगा, मैं क्वेश्चन पहले दिखा रहा हूँ। जैसे कि कहेगा कि इफ़ ए बराबर 1 2 3 4 देन फाइंड ADJ ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? देन फाइंड ADJ ऑफ ए, इसका मतलब क्या है कि इस ए का एडजॉइंट निकालना। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पर भी आते हैं, एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज पर। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है और ये कैसे फाइंड आउट होता है। ये निकालने के बाद ही ना हम इसके प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा ये क्लियर हो जाएगा, एडजॉइंट फाइंड करने आएगा, तो हम प्रॉपर्टी पर चलेंगे। क्लियर है? तो एडजॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं सोच समझते हैं पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, एडजॉइंट के लिए नोटेशन हम लोग जान लेते हैं। If A is a square matrix, then adjoint of A is denoted as ADJ। शॉर्ट फॉर्म में एडजॉइंट को ADJ लिखा जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए डिनोटेड एज ADJ, ठीक ना। इसको सिर्फ डिनोट करने का तरीका बताया हूँ। फाइंड आउट कैसे किया जाता है एडजॉइंट, वो अब बता रहा हूँ। इसका क्या स्टेप है, कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली बात कि जो मैट्रिक्स दिया है उसके प्रत्येक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। क्लियर? कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देंगे। वही आपका एडजॉइंट हो गया। मैंने लेक्चर दे दिया, आपको कुछ समझ में नहीं है। जब लिखूंगा और एक एग्जांपल लूंगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिनोटेड एज ADJ ऑफ ए, हाउ टू फाइंड, ठीक ना, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं सो आपको बता दे रहे हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे? फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसमें जो भी एलिमेंट होगा, 2 4 6 8 10 ये भी रहेगा। वैसे तो 4 रह सकता है, 9 रह सकता है, क्योंकि 2/2 या 3/3 का निकलेगा। तो जो भी दिया उसके सारे एलिमेंट्स का क्या निकालना है आपको? पहले कोफैक्टर अलग अलग सेपरेटली सबका निकाल देना है। स्टेप 2 में क्या करना है सो आपको बता रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए डिस्कशन करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स उसको आसानी से लागू कर सके। क्लियरली मैं उसे डायरेक्ट एग्जांपल ले लूँ तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर स्टेप में बता दूँ, फर्स्ट स्टेप में ये काम करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है, थर्ड में ये है, तो आपको आगे बढ़ने में सुविधा होगी, ठीक ना। अब सीधा अगर नीचे से छत पे जाना है तो छलांग लगा देंगे तो थोड़ी ना पैर हाथ टूट जाएगा मंगनी में। लेकिन अगर उसी में छोटा छोटा स्टेप बना दिया जाता है खाली, तो चढ़ने में आसानी होती है ना। तो मैं वही काम करता हूँ बच्चों के बीच लाने का कि मैं छोटा छोटा स्टेप बना दूँ ताकि उसको आसानी से वो फॉलो कर सके और वहाँ तक जा सके, ठीक है। तो हम क्या करें? सबसे पहले हाउ टू फाइंड एडजॉइंट में फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द ऑल एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे? कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा काम करेंगे कि जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड आउट किए हैं उसके जगह पर, उस एलिमेंट्स के जगह पर उस कोफैक्टर को रिप्लेस कर देंगे, यानी सारे एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे। सेकेंड काम क्या करेंगे? रिप्लेस का मतलब क्या होता है? उसको हटा करके उस जगह पर उसको रख देना। रिप्लेस
रिप्लेस ऑल एलिमेंट्स बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब उसी के, दूसरे के नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। दूसरा काम क्या किया हम लोग, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से उसको रिप्लेस कर दिए, ठीक ना। तीसरा स्टेप में क्या काम करेंगे, तो कोफैक्टर से जब उसको रिप्लेस करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स हमको बन करके आएगा। पहले मैट्रिक्स कुछ और रहा होगा और उसके जगह पर कोफैक्टर आ जाने से मैट्रिक्स के एलिमेंट सारे चेंज हो जाएंगे। जो मैट्रिक्स हमको पता होगा यानी निकल करके आएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देंगे। ट्रांसपोज अभी मैंने डिस्कस किया। ट्रांसपोज का मतलब क्या, रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना। जो आपको मैट्रिक्स आएगा वो आपका एडजॉइंट होगा। क्लियर है? चलिए, तो दूसरा काम क्या करेंगे, तीसरा, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दोज मैट्रिक्स we will get the adjoint। क्लियर है? एक एग्जाम्पल लूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, उसके आपका तीनों का तीनों स्टेप क्लियर होगा। एग्जाम्पल से सारा का सारा स्टेप क्लियर होगा, अदरवाइज कभी नहीं हो पाएगा, ठीक ना। जैसे कि मैंने कहा इफ ए इज इक्वल टू, छोटा सा क्वेश्चन ले रहे 2 3 5 7, ए बराबर इतना, देन फाइंड ADJ ऑफ ए। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स ए का आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स दिया गया है, यहां पर आप लिखिएगा गिवन। आपके पास गिवन क्या है, गिवन है ए इज इक्वल टू 2 3 5 7। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे स्टेप 1 के अनुसार कि इसका सबका हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे C11, कोफैक्टर को C से डिनोट करते हैं ना। इसका कोफैक्टर निकालने के लिए C11 प्लस में आएगा कि माइनस में, तो प्लस में, इसको छोड़ेंगे 7 आएगा। C12 माइनस में आएगा, C12 माइनस में आएगा, पहला रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5। C21 ये भी माइनस में आएगा, 21 के लिए मतलब दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम, दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। C22 ये प्लस में आ जाएगा, दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2। मैंने सारा काम कर लिया है, कोफैक्टर सबका फाइंड आउट कर लिया है। अगर कोफैक्टर में आपको तकलीफ हो रही है, आप लेक्चर नंबर 3 जा करके मतलब देखिए, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत डीप में जा करके उसको बहुत ही डिटेलिंग में बताया कोफैक्टर के लिए, ठीक ना। यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूँ। कोफैक्टर सबका निकाल लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, रिप्लेस ऑल एलिमेंट्स बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो इससे एक नया मैट्रिक्स बनकर के आएगा, मतलब ये जो एलिमेंट्स है, इसके जगह पर इसका कोफैक्टर, इसके जगह पर इसका कोफैक्टर, 5 की जगह पर इसका कोफैक्टर, 7 की जगह पर इसका कोफैक्टर, सारे एलिमेंट्स की जगह पर उसके कोफैक्टर को रिप्लेस कर देंगे। तो एक नया मैट्रिक्स बन करके आएगा। उसको आप मर्जी है तो कुछ लेट कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं भी लेट कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आप इसका क्या कीजिएगा, जो मैट्रिक्स बन करके आएगा कोफैक्टर के आधार पर, उसका क्या करना है, तीसरा में ट्रांसपोज निकालना है। तो इसलिए आप डायरेक्ट ऐसा ये भी लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एक मैट्रिक्स बना लीजिए, C11 C12 C21 C22। ये मैट्रिक्स आता ना, और इसका जब ट्रांसपोज निकाल देते वही ना एडजॉइंट कहलाता। जो मैट्रिक्स आता उसका क्या कर देते हम लोग, ट्रांसपोज निकाल देते। कुछ नहीं है, वैल्यू रख दीजिए और उसको ट्रांसपोज से रिप्लेस करिए। C11 का वैल्यू कितना है 7, C12 का वैल्यू कितना है -5, इसका वैल्यू है 21 का वैल्यू -3 और ये 2, और इसका ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर शायद ना दिख रहा हो, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 5 -3 और ये 2, ये आपका हो गया आंसर। और भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे, चिंता मत कीजिए। एक 2x2 का ले, एक 3x3 का भी लेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ट्रिक की तरह पे आप इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक ना। कि अगर कोई 2x2 का मैट्रिक्स दिया हो, पहले आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि इधर ये मैट्रिक्स है आपका, ये इसका एडजॉइंट है। गौर से देखिए जरा सा क्या हो रहा है, 2 7 है, 2 7 है, तो ये क्या करा, अपना पोजीशन चेंज कर लिया। 2 की जगह पर 7 की जगह पर 2 चला गया,
और ये दोनों अपने सेम जगह पे है, बस इसमें क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपको एडजॉइंट निकालना है 2/2 का, बाय द वे कभी अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे तो इतना प्रक्रिया ना करके आप डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ ए बराबर आपको दिया हुआ है, ए बराबर मान लिया कि हमने दिया है ABCD, देन एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या कर लेना है, सो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपस में रिप्लेस कीजिएगा, ए को डी के जगह पर, डी को ए के जगह पर, और इस दोनों में क्या कर लीजिएगा, या मैं लिख दे रहा हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करिए, दोनों में क्या लगा दीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको रिप्लेस कीजिए तो यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, और इस दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस बी और माइनस सी। इस ट्रिक की तरह आप याद रख सकते हैं कम समय में आप एडजॉइंट निकालने के लिए। अगर इसके आधार पर मान लिया कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर इफ ए बराबर 2597 दिया हुआ है और एडजॉइंट पूछ रहा है, डायरेक्ट इसका एडजॉइंट का आंसर आप लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो क्या कर लीजिएगा, इसमें इसको रिप्लेस कर दिया 27 को, और इस दोनों में क्या कर लीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर, यानी यहाँ पर 7, यहाँ पर -5, यहाँ पर -9 और यहाँ पर 2, ठीक ना। ये समय बचत के लिए ऐसा, ये कुछ ट्रिक वगैरह नहीं है, इसी को देख करके मैंने ट्रिक बना दिया। देखिए इसका आंसर आया तो इसके आधार पर हम ट्रिक बना दिए, ठीक है। आप भी इसको ले अप्लाई कर सकते हो, कब, जब आपको समय की बचत करनी हो तब, या ऑब्जेक्टिव में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिना देखे हुए 2/2 के लिए ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। 3/3 में ऐसा कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, और मैं तो कहूँगा कि कभी ट्रिक पर जाया ही मत कीजिए, क्योंकि मैथ है, ये भगता ही नहीं होता है, ठीक ना, साइंस है बाबू, ठीक ना, कि इसमें आप अगर ट्रिक वगैरह लगाते हो तो आपका बेवकूफ़ी होगा। ट्रिक आपको कितना दिन तक साथ देगा, ठीक ना, लेकिन अगर आप थ्योरी से, प्रैक्टिस के वगैरह थ्रू अगर जाते हो तो आपको बहुत बेटर फील होगा, ठीक ना, और ज़्यादा दिनों तक आप उसको याद भी रख सकते हो। ऐसे ट्रिक वगैरह ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहते। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और एक मैंने निकाल करके भी दिखाया। अभी एक क्वेश्चन और लेने वाले 3/3 पर, ठीक ना, 3/3 का एक मैट्रिक्स लेकर के उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करने वाले हैं। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि एडजॉइंट निकालने के लिए 3 प्रक्रिया से गुजरना है। पहली प्रक्रिया सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, दूसरी प्रक्रिया कि उसके एलिमेंट्स की जगह पर उसके कोफैक्टर को डाल देंगे, और तीसरी प्रक्रिया कि जो मैट्रिक्स बन करके आएगा, जैसे कि यहाँ पर बन करके आएगा, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देंगे तो हमको क्या दे देगा, एडजॉइंट दे देगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन 3/3 का क्वेश्चन लेते हैं। 3 ऑर्डर का मतलब 3 रो और 3 कॉलम उसमें रहे, तो उसका हमको क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ ए इज इक्वल टू, कुछ भी ले लीजिए, आप अपनी मर्जी से एलिमेंट डाल लेना, मैं अपनी मर्जी से डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन याद करके आया हूँ। कुछ भी 2, 3, 4, 5, -1, 0, 3, 2, 1, देन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स हमको दिया गया 3/3 ऑर्डर का, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। पहला काम सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, दूसरा काम उसको एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, और तीसरा काम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हमको फाइंड होगा उसको क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा प्रक्रिया नहीं, 3 प्रक्रिया और सभी आसान प्रक्रिया। इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, आपके गिवन क्या है, ए एक मैट्रिक्स दिया गया है 2, 3, 4, 5, -1, 0, 3, 2, 1, क्लियर। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर सभी का एक एक करके निकालेंगे। C11 बराबर, यहाँ पर तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ C11 कैसे लिखेगा। फर्स्ट रो पहले तो ये समझ लीजिए कि प्लस में आएगा कि माइनस में। प्लस आएगा जब इस दोनों को ऐड करने पर अगर इवन नंबर आता है तो प्लस में, और इस दोनों को ऐड करने पर अगर ऑड नंबर आएगा तो माइनस लेकर के चलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोफैक्टर में मैंने इसको चर्चा किया। C11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -1। मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मत समझिए कि अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको कोफैक्टर निकालना नहीं दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो कोफैक्टर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक लिख करके दिखा रहा हूँ, इसके आगे प्लस साइन ले लिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, -1 और -0, तब फाइनल आंसर आपका क्या दे देगा, -1, क्लियर है। C12 निकालिएगा तो ये निगेटिव साइन लेकर के चलेगा C12, और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ करके चलेगा, 5 1 जा 5, 3 में 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना,
0, 5 माइनस 0, यानी आंसर आपका आ गया -5। ठीक है, C13 जब निकालिएगा तो फर्स्ट 1 3 4 हो गया, तो यहाँ पर प्लस साइन। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ करके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, अब माइनस माइनस +3 बराबर कितना, +13। क्लियर है, आगे चलिए आगे देखते हैं। C13 के बाद हम क्या निकालेंगे, C21, 213 हो गया, निगेटिव लेकर के चलेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ करके चलेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3 8, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 8, तो -5 आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 5। C21 के बाद C22 निकालेंगे, तो C22 प्लस हो गया 4 में, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, 2 1 जा 2, अब -4 3 जा 12 बराबर कितना हो जाएगा -10। C23 इज इक्वल टू, माइनस में लेंगे, दूसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ना है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, 2 2 जा 4 -6, 2 2 जा 4 -3 3 जा 9, सॉरी कितना हो जाएगा -5, माइनस माइनस +5 हो जाएगा। C31 सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे ना, C31 तो 314 प्लस, तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 0 0 और +4, माइनस माइनस यहाँ पर -4 आता, माइनस माइनस +4 डायरेक्ट मैंने कर लिया 4। C32 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 निगेटिव में आएगा, निगेटिव में, ठीक ना, निगेटिव में आएगा, तो तीसरा रो और सेकेंड कॉलम, तीसरा रो और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, तीसरा रो सेकेंड कॉलम 0 एंड 20, 0 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +20। C33 क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, 336, तीसरा रो तीसरा कॉलम -2 और -15, तो ये आपका क्या हो जाएगा -70। क्लियर है। अब को फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद स्टेप 1 से हम लोग गुजर चुके हैं, स्टेप 2 क्या करेंगे, एडजॉइंट के लिए डायरेक्ट लिखेंगे, एडजॉइंट के लिए कि सारे का को फैक्टर, अब जैसे कि मैं डायरेक्ट ना लिख करके पहले आपको दिखा दे रहा, देखिए क्या कीजिएगा, एक मैट्रिक्स बनाइएगा जिसमें लिखिएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, और ये जो मैट्रिक्स आएगा, ये जो मैट्रिक्स आएगा इसका जब ट्रांसपोज निकाल देते हैं, ट्रांसपोज को डैश से डिनोट करते हैं, शुरू में ही बताए हैं, इसका जब ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देंगे तो वही नाम को एडजॉइंट दे देगा। तो यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, यही फार्मूला की तरह आप इसको याद रख सकते हो, ठीक ना। सॉरी लाइट कट गई, इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, बीच में रुकना पड़ा मुझे, क्या हो गया था, लाइट कट गई, क्या हुआ था, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, C11 C12 C13 C21 C22 सारे का निकाल लिया। अब क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इस सारे एलिमेंट्स के जगह पर इसको फैक्टर को रिप्लेस करेंगे और उसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देना है। तो देखिए सबसे पहला C11 का वैल्यू आपके सामने है, कितना है -1, तो -1। C12 का वैल्यू क्या रखना है, -5, तो -5। C13 का वैल्यू 13, तो 13। उसके बाद क्या है, C21 का वैल्यू 5, C22 का वैल्यू -10, C23 का वैल्यू 5, C31 का वैल्यू 4, C32 का वैल्यू +20 एंड C33 का वैल्यू -70, और इसके ऊपर क्या देना है, ट्रांसपोज। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1। ट्रांसपोज का मतलब जो रो में उसको कॉलम में लिखे, -1 -5 13 5 -10 24, सॉरी 5 -10 5 नहीं 20 सॉरी 5 4 20 -70। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 100% क्लियर हो गया होगा। एडजॉइंट किस तरीके से फाइंड करना है फिर से मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। 3 स्टेप से गुजरना है। पहला स्टेप कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, दूसरा स्टेप सारे एलिमेंट्स के जगह पर उसका कोफैक्टर को रिप्लेस करना है, और तीसरा स्टेप क्या लेना है हम लोग को, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं कि एडजॉइंट का यूज किस तरीके से किया जाता है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है उस पर, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आते हैं, एनडीए वगैरह एयरफोर्स में भी डायरेक्ट सवाल आते हैं इससे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक बात और, इसका जैसे कि आप सारे प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक ना। इसका प्रूफ भी दिया जाता है, लेकिन वो आपको कहीं भी नहीं पूछे जाते, ना बोर्ड एग्जाम में, ना CBSE में, ना बिहार बोर्ड में, ना एनडीए, ना मतलब ना IIT वगैरह किसी भी चीज़ में नहीं। लेकिन हाँ,
फॉर ए नॉलेज पर्पस। अगर आपको नॉलेज की ज़रूरत है, आपको लगता है कि हाँ मुझे किसी को समझाना है, किसी को बताना है, तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब सारे प्रॉपर्टीज़ का 6-7 होंगे, सारे प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी है, ठीक ना। मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, आप अगर चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रूफ भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, छोटा सा वीडियो होगा वो। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या और प्रॉपर्टीज़ का यूज क्वेश्चन पर कैसे किया जाता है। जैसे डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टी का यूज करते थे, उसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट का यूज किस तरीके से सवाल पर किया जाता है, उस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले जानते हैं, हमारा हेडिंग होगा, अभी हेडिंग लगाइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आता है, सो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी प्रूफ का कोई चर्चा नहीं मैं कर रहा हूँ, केवल इसमें प्रॉपर्टीज का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये इज इक्वल टू हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। जहाँ पर आई क्या है आप लोगों को शायद पता नहीं है, आई क्या है हमारा, आई हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। वेयर, जो पहली बार दिख रहे हैं उनको तो खैर दिक्कत होगा इसमें, वेयर आई बराबर क्या है, आई जो है आपका, आई इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी। अभी सिर्फ आप ये देखो कि प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूज क्या है, सो क्वेश्चन पर दिखाएंगे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दूसरा प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ऑफ ए, डैट मीन्स का मतलब क्या हुआ कि एक बार एक मैट्रिक्स ए दिया होगा तो उसका एक बार एडजॉइंट निकालेंगे, और जो आएगा फिर से उस मैट्रिक्स का एक बार और एडजॉइंट निकालेंगे। तो ये क्या हमको देगा, ये हमको देगा ए टू द पावर n-2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। तीसरा प्रॉपर्टी कि अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाए, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट अगर निकाला जाए, तो ये क्या देगा, ये आपको देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इंटू में क्या, आई, यहाँ पर आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। चौथा प्रॉपर्टी है कि अगर किसी दो मैट्रिक्स का ए इंटू बी का अगर एडजॉइंट निकाला जाए, तो ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। क्लियर है। पांचवा प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ के ए, डैट मीन्स किसी कांस्टेंट नंबर से या किसी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करके तब उसका एडजॉइंट निकाला जाएगा, तो ये क्या निकलेगा, ये के बाहर सीधा नहीं निकल जाएगा, इस के का कुछ न कुछ पावर बाहर निकलेगा, और वो के का पावर क्या निकलता है, तो के का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जहाँ पर ये n क्या है, n यहाँ पर वेयर n इसका ऑर्डर होता है, जैसे कि वो अगर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तो यहाँ पर k का पावर 2 बाहर निकलेगा, अगर 2x2 ऑर्डर का है तो k का पावर 1 निकलेगा। वेयर के n क्या है, वेयर n इज ऑर्डर, क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। छठा नंबर प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ट्रांसपोज निकाल करके तब एडजॉइंट निकालिए, या फिर एडजॉइंट निकाल करके तब ट्रांसपोज निकालिए, दोनों आपको क्या देगा, बराबर ही देगा। सातवां इसी का है, इसी तरीके से कि एडजॉइंट ऑफ ए के पावर m रहे, या फिर एडजॉइंट निकाल करके उसका पावर m चढ़ा दीजिए, दोनों सेम आएगा, ठीक है। आठवां नंबर एक और है, आठवां नंबर जो है, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है, इसका पावर अगर इसका डिटर्मिनेंट कर दिया जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, देन
इट इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये तो खैर IIT वगैरह में बहुत पूछा जाता है ये डायरेक्ट, ठीक ना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है 8 के 8 और ये आपको याद रखने हैं। इसका यूज किस तरीके से सवाल पर करना मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले एक बार मैं फिर से इसको एक बार ठीक से अच्छे तरीके से डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, तब आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। और कल के वीडियो में हम इसको इसमें से जो कहिएगा 2 4 3 5 कहिएगा तो सारा का सारा भी मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, कि ये यही क्यों होता है। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है जैसे कि जो सीखने के इच्छुक होते हैं, अब किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं हम, तो जैसे कि अगर किसी को बता रहे हैं, अब वो सवाल कर दे कि ये ऐसे क्यों होता है, तो उस समय तो बेवकूफ़ बन जाएंगे कि हम उसको बता नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। सीधा ऐसा थोड़ी ना बोल सकते कि सर जी कहल के याद है, याद कर लो, तो याद कर लिए, सवाल बना लिए, तो वो हो गया एग्जाम पास करने के लिए आप पढ़ रहे हो, नॉलेज के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अगर नॉलेज के साथ पढ़ना है तो आपको हर चीज़ का लॉजिक पता होना चाहिए, साइंस में तो खैर खास करके पता होना चाहिए। तो और ऐसा नहीं कि हर चीज़ का लॉजिक भी होता है, कुछ ऐसे भी चीज़ें जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो एक्सेप्शनल है, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो उसको आप ज़बरदस्ती तो नहीं सर जी बता सकते कि नहीं सर जी हमको लॉजिक दीजिए ही दीजिए, चाहे जैसे हो, ऐसा नहीं हम नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं याद होता है। तो कुछ चीज़ें हमको याद भी रखनी पड़ती है। मैथ्स में भी आप आइएगा, जैसे कि इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट्स आएगा, स्पेशल इंटीग्रेशन, वहाँ पर भी कुछ हम लोग को याद रखना पड़ता है। अगर नहीं याद रखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन हमको लेंथी प्रोसेस से गुजरना होगा। जहाँ पर हमको 2 मिनट में समय हो जाने वाला मतलब बनने वाला, वहाँ पर हमको 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो अपने प्रक्रिया को कम समय में करने के लिए हम कुछ प्रोसेस को याद भी रखते हैं, ठीक ना। तो अभी फिलहाल आप अगर इसको याद करके चलिएगा, इसको याद रख के चलिएगा, इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे उस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। पहले एक बार इसको देखते हैं। किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हमारा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक ना। आई क्या हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स कैसा होता है। देखिए यूनिट मैट्रिक्स करने का मतलब ये 1 0 0 1 ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है, इसको हम लोग I2 कहेंगे क्योंकि 2 ऑर्डर का, इसलिए I2। अगर I3 बात करें तो I3 का मतलब 3 × 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का। अगर I4 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, एक और आएगा 0 0 0 1। आप क्या देख रहे हैं, गौर से देखिए, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स में 1 रहेगा, बाकी सारा क्या होगा 0। डायगोनल एलिमेंट्स में 1, बाकी सारा का सारा 0। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, यूनिट मैट्रिक्स इसी तरीके का होता है, ये आप याद भी रखें। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, 2018 या 19 के एग्जाम में पूछा गया है कि यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, ठीक ना। 4 ऑप्शन दिया गया था, तो 3/3 ऑर्डर का ये यूनिट मैट्रिक्स है। 1 नंबर में ये सेम डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिसके पास मेरा असाइनमेंट होगा वो देख भी सकते हैं, उसमें मैंने बिहार बोर्ड का सारा क्वेश्चन पूछा गया दे दिया है, आप देख लीजिएगा, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक ना। तो इस पर एक बार फिर से डिस्कशन कर रहे थे, कहाँ चले जाते हैं हम लोग। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, अगर ए करेगा फिर भी वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। दूसरा कि अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट निकाला जाए, 2 बार एडजॉइंट निकाला जाए तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-2 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। जहाँ पर ये n क्या है, ऑर्डर है, मैंने कहीं लिखा होगा शायद, यहाँ पर लिख दिया वेयर n इज क्या है, ऑर्डर। इसमें भी n ऑर्डर है, इसमें भी n ऑर्डर है, इसमें भी n ऑर्डर है, यहाँ पर भी n ऑर्डर है। अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट फाइंड किया जाए तो क्या करना है, उसका एक बार डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, उसका पावर मतलब n-2 कर देना है, आई इंटू में उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो ये a टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 इंटू आई क्या होता है। अगर किसी 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मल्टीप्लाई करके निकालना है तो आप अलग अलग उसका एडजॉइंट निकाल करके उल्टा में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ के, किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो k टू द पावर n-1, यहाँ पर जो k बाहर निकलेगा इसके ऑर्डर से एक कम पावर आएगा और इंटू एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा, एडजॉइंट अलग से निकल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज अगर निकाला जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके तब एडजॉइंट निकालिए या फिर एडजॉइंट निकाल करके तब ट्रांसपोज निकालिए, दोनों सेम आएगा। एडजॉइंट ऑफ a के पावर m, किसी मैट्रिक्स का पावर 2 करके 3 करके 4 करके इस तरीके से अगर एडजॉइंट निकाला जाए या फिर उसका एडजॉइंट निकाल करके तब वो पावर चढ़ाया जाए, दोनों सेम बात आएगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, 2 बार एडजॉइंट का मतलब यहाँ पर जो लिखे, हमको ये पॉइंट यहीं पर लिखना चाहिए था लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए सबसे लास्ट में लिखा हूँ। एडजॉइंट ऑफ a मतलब 2 बार एडजॉइंट का अगर एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका पावर नहीं,
उम्मीद कर रहा हूँ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इस पर पहले क्वेश्चन करेंगे कि स्टेट बोर्ड में किस तरीके से इस प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपका इसका एक प्रूफ भी दूंगा, ठीक ना। इस सारे प्रॉपर्टीज का आप कहोगे तो मैं एक एक करके सारे का प्रूफ भी दे दूंगा, ठीक ना। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं। कहेगा इफ a इज इक्वल टू 3 2 5 1 then prove that a into adjoint of a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। जब अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पर है कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट इंटू आई के बराबर होता है। यहाँ पर आपको क्या चीज़ सीखना है, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी है। सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों ने मैट्रिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन जो बच्चे मुझसे क्लास में पढ़े ऑफलाइन क्लास में उनको पता है। जो पहली बार इन वीडियो को देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो उनके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ये एक बहुत ही जटिल टॉपिक है अपने आप में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक ना, पूरा डिटेलिंग नहीं बता रहा हूँ, उतना बता रहा हूँ जिससे आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। मान लें कि यहाँ पर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ABCD, ठीक ना, और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करना है PQRS, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है याद रखिएगा, रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक ना। मैं एक दूसरे कलर का मार्कर ले रहा हूँ, देखिए जरा सा, रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होता है। ये कैसे लिखाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन AB का मल्टीप्लिकेशन PR से होगा, ठीक ना, और जो आएगा उसको एक साथ लिखेंगे, एक एलिमेंट लिखाएगा। नहीं भाई, जैसे एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर मानते हैं कि AB इंटू अगर x प्लस वाई होता है तो पहला काम क्या करते हैं, x a से इस दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स को लिखते हैं a इंटू x प्लस वाई। दूसरा काम क्या करते हैं, b से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस b इंटू x प्लस वाई। मतलब a से पहले दोनों में कर लेते उसके बाद b से दोनों में जाते हैं। वही काम यहाँ पर भी करना है कि इसका रो उठाना है और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है बारी बारी से। पहला रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, पहले रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, अलग अलग होगा, ठीक ना। तो पहला रो का पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या दे देगा, आप देखिए जरा सा। ये आप सिंपली इसको क्या करो, ये समझ लो कि ये एक बॉक्स है, इसको उठा करके इस पर अगर डालेंगे, AB को उठा करके अगर PR पर डालेंगे तो A किसके साथ जाएगा, P के साथ, और B किसके साथ जाएगा, R के साथ। यानी ये लिखा जाएगा AP अब प्लस BR, एक एलिमेंट ये दे देगा। फिर इसको उठा करके अगर इस पर डालते हैं तो दूसरा क्या देगा, AQ अब प्लस BS, दूसरा एलिमेंट हो गया। तीसरा, फिर CD का मल्टीप्लिकेशन, पहला रो का काम खत्म हो गया, अब दूसरा रो का काम हो रहा है तो दूसरे रो में लिखाएगा। CD का मल्टीप्लिकेशन PR से, तो C का P से, तो क्या हो जाएगा CP प्लस DR, ठीक ना। और इधर ये जो क्या हो जाएगा CQ प्लस DS। क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स बहुत ही आसान है, ये यहाँ पर नॉर्मल है। जैसे कि हम कह दें कि 1 2 3 4 इसको मल्टीप्लाई करना है 2 1 3 2 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। बताइए क्या होगा, इसमें क्या होगा, पहले रो का पहले कॉलम से, फाइनल आंसर देखिए, पहले रो का पहले कॉलम से, तो 1 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 3 से हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। क्लियर हो पा रहा है। फिर 1 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 2 से, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। गड़बड़ मत कर लीजिए कि 1 का 2 से, 2 का 1 से कर लीजिएगा। इसको उठा करके इसके ऊपर डालना है, कौन किसके साथ जाएगा, 1 2 को जाएंगे तो 1 1 के साथ, 2 2 के साथ। फिर अब सेकेंड रो का काम शुरू करेंगे तो 3 का किसके साथ होगा, 3 का होगा 2 के साथ, प्लस 4 का किसके साथ होगा, 3 के साथ। फिर 3 4 को उठा करके इस पर डालेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, वैल्यू लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, 2 1 जा 2 6, कितना हो गया 8, 2 4 सॉरी 1 1 एंड 2 4 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड ये 12, कितना हो जाएगा 18, 3 एंड 8, 3 8 कितना हो जाएगा 11। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 100% समझ पा रहे, संतुष्ट हो गए होइएगा। तो उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर आपको यूज आएगा, इसका यूज आएगा, इसलिए यहाँ पर बताऊँ कि मैट्रिक्स ए आपके पास है, एडजॉइंट भी जो आप फाइंड कीजिएगा वो आपको एगो मैट्रिक्स ही आएगा, तो इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए ये आपको आना चाहिए ना, अगर ये नहीं आएगा तो आप यहाँ पर LHS का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और ये तो आप निकालने आता ही है, और आई के साथ इसको मल्टीप्लाई करना वो आप कर ही सकते हैं। चलिए तो आप क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं, आपके पास इसका सोल्यूशन हम दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए
सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, गिवन है आपके पास a इज इक्वल टू 3 2 5 1। क्या क्या करना है आपको, एडजॉइंट ए फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है, आई आपको लेना है 2/2 का, सब चीज़ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बारी बारी से जिसकी जरूरत है वो चीज़ आप निकालते चले जाइए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको इसका एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले को फैक्टर लिखोगे, C11 बराबर क्या लिखोगे, डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, C11 पॉजिटिव में आएगा तो +1, C12 कितना आ जाएगा, माइनस पहला रो और दूसरा कॉलम पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है -5, C21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ना है तो -2 आ जाएगा। C22 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है तो आपका आ जाएगा +3। ये आपका को फैक्टर आ गया। तो इसीलिए आप इसका क्या लिखोगे, इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज क्या दे देगा ये आपको। इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर वैल्यू रखिए, C11 का वैल्यू कितना है 1, C12 का वैल्यू -5, C21 का वैल्यू -2, C22 का वैल्यू 3। इसका क्या ट्रांसपोज, तो बराबर आपको क्या दे देगा 1 -5 -2 3। क्लियर है। आगे अब इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते, उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट की भी जरूरत पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर भी आप लिख ही लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 3 5 2 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 -5 2 जा 2, यानी कितना 5 2 जा 10 -3 -10 बराबर -7। जो भी चीज़ हमको इस क्वेश्चन के लिए जरूरी उतना चीज़ हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या निकलेगा, दो पार्ट निकलेगा, एक पार्ट निकलेगा LHS और एक पार्ट निकलेगा RHS। अगर दोनों बराबर आया तो हमारा प्रूफ हो गया। तो LHS पार्ट के लिए देखिए, LHS में आपको क्या निकालना है, LHS बराबर आपका हो गया A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू डाल दीजिए और एडजॉइंट ऑफ ए का दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए का वैल्यू कितना है 3 5 2 1 इंटू कितना, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आपके पास 1 -2 -5 3। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करना अब भी जस्ट आपको सिखाया है किस तरीके से करना है। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड रो कॉलम से करेंगे तो 3 इंटू -2 और प्लस 2 इंटू 3। सेकेंड रो का काम शुरू होगा तो सेकेंड रो में लिखाएगा 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से और +1 का मल्टीप्लिकेशन -5 से। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 5 इंटू -2 और +1 इंटू 3। इज दैट क्लियर। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये -10, 3 में से 10 जाएगा तो कितना -7। ये हो जाएगा -6 + 6 इज इक्वल टू 0, +5 -5 इज इक्वल टू कितना 0, -10 + 3 इज इक्वल टू कितना -7। डैट मीन्स आपका LHS यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू इतना आ गया। RHS पार्ट निकालिएगा तो RHS में आपको क्या कर रहा है, RHS बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -7 और आई का वैल्यू क्या होता है 1 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करने आता होगा, इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई किया। किसी भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करना हो, किसी स्केलर नंबर से मैट्रिक्स में, बेसिक में भी आपको ये बात बताया था, तो सारे एलिमेंट्स में गुना हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स में गुना होने पर कितना हो जाएगा -7, 0 में मतलब 0, ये 0 और ये -7। आप ही बताओ LHS और RHS पार्ट बराबर है, LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों बराबर आ गया, कर सकते हैं। हेंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होइएगा। इसमें प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना था, प्रॉपर्टी को प्रूफ करके दिखाना था बाय यूजिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन का यूज करके इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, मतलब प्रूफ किए हम लोग इस प्रॉपर्टी को। विदाउट क्वेश्चन का यूज किए भी हम लोग इसका प्रॉपर प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इसका प्रूफ कैसे होता है। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि एडजॉइंट पर और एडजॉइंट के प्रॉपर्टी पर जो सवाल आपको आएगा वो आप 100% कर सकते हो। मैं इस पर 1-2 और प्रैक्टिस करा सकता हूँ क्वेश्चन आपको, ठीक ना। 1-2 और ले रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, ठीक ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। इसमें आपको एक बात बता रहा हूँ कि 2/2 का आपको 3/3 का भी दे सकता है, तो आपको थोड़ा सा लेंदी जाएगा। क्यों लेंदी जाएगा? क्योंकि सारा का कोफैक्टर निकालना, फिर एडजॉइंट निकालना, फिर डिटर्मिनेंट निकालना, तब LHS पार्ट RHS पार्ट निकालना, तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है। तो लंबा के लिए घबराइए मत। ये क्वेश्चन अगर स्टेट बोर्ड में पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। 1-2 मार्क्स का वैल्यूएशन ही इस क्वेश्चन का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है इस पर। तो थोड़ा सा लंबा जाए तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन लेते हैं, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक ना। किसी भी प्रॉपर्टी पर आप क्वेश्चन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 0 3 2 5 4 1 then prove that determinant of adjoint of a is equal to determinant of a to the power n-1। इन अभी प्रूफ किया n-1। इन यहाँ पर n नहीं, यहाँ पर तो n नहीं लेंगे क्योंकि पावर 3 है, तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। मतलब 3-1 करने मतलब क्या हो जाएगा? पावर 2, यही ना आएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब अगर यहाँ पर ऑर्डर 3 है, हम n क्या लेते थे? ऑर्डर ना लेते थे, तो यहाँ पर 3-1 करने पर 2 ही ना आएगा। मतलब हमको प्रूफ करना है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करके उसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसी के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर वो वैल्यू आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सारा पर क्या, ये सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी था हमारा, इसमें भी वही सेम प्रक्रिया से हम लोग गुजरेंगे। सॉल्यूशन, इसका एडजॉइंट मेनली हमको फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमको सारा का कोफैक्टर फाइंड आउट करना होगा। लिखिए, गिवन आपके पास क्या है? आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 0 3 2 5 4 1, ठीक ना। C11 बराबर निकालिएगा, तो C11 बराबर क्या आएगा आपका? C11 डायरेक्ट लिखूँ क्या? ये रो और ये कॉलम छूटेगा, तो C11 प्लस में आएगा 3 1 जा 3 -8 बराबर कितना आएगा? -5। C12 बराबर आपका आ जाएगा, निगेटिव में आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छूटेगा, 0 -10 इज इक्वल टू +10 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। C13 बराबर प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छूटेगा, 0 -15 इज इक्वल टू कितना? -15। C21 बराबर निगेटिव में आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 -12 2 -12 इज इक्वल टू कितना? -10 माइनस +10। आगे देखिए, 4 अभी 5 को फैक्टर फाइंड करना है हम लोग को। C21 हो गया, 2 2 प्लस में आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है, 1 1 जा 1 -15 1 -15 यानी कितना आ जाएगा वैल्यू? -14। C23 इज इक्वल टू निगेटिव में देगा, 3 2 5 हो गया तो निगेटिव, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, 1 4 जा 4 -10 बराबर कितना? -6 माइनस प्लस। C31 बराबर पॉजिटिव में आएगा, तीसरा रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तीसरा रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 -3 3 जा 9 इज इक्वल टू कितना? -5। C32 का वैल्यू कितना हो जाएगा? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 2 जा 2 एंड -0 इज इक्वल, सॉरी हाँ 3 1 0 कितना हो जाएगा? यहाँ पर निगेटिव लेकर के चलेंगे भाई, जल्दबाजी में इस साइन को छोड़ मत देना, नहीं तो बहुत पछताओगे। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ना है ना, थर्ड रो सेकेंड कॉलम मिस नहीं कर रहे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, 1 2 जा 2 और -0 बराबर आपका आ जाएगा -2। C33 का वैल्यू थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो आपका 3 1 जा 3 -0 बराबर कितना हो जाएगा? 3। ये हमने सारे का कोफैक्टर निकाल लिया। तो कोफैक्टर निकालने के बाद आप इसका आपको अब इसका क्या निकालना है? सबसे पहले आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, तब को उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना। तो इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सारे एलिमेंट्स को वैल्यू रख देना है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -5 10
-15, ठीक है, 10 -14, 6 -5 -2 एंड 3। क्लियर है? तो ये आपका एडजॉइंट आया। अब LHS पार्ट जो आप निकालिएगा, तो LHS पार्ट आपको क्या कर रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। LHS बराबर क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। जो एडजॉइंट ऑफ ए आया है उसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड कीजिए। तो ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -5 10 -5 10 -14 -2 -15 6 3 इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा आप निकाल करके ब्रेक करने आपको आता है। -5 इंटू क्या हो जाएगा, -5 ये छूटेगा, -42 और माइनस माइनस प्लस 12, ठीक ना, -10 इंटू 30 और माइनस 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 प्लस 30, ये 30, ठीक ना, ये तो लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। -15 इंटू ये छूटेगा तो आपका हो जाएगा -20 और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस आपका हो जाएगा 70, ठीक ना, इज इक्वल टू -5 इंटू ये आपका हो जाएगा 30 के बराबर, -10 इंटू 60 के बराबर, अब -15 का हो जाएगा ये -90 के बराबर, ठीक है, बराबर 150 -600 माइनस माइनस प्लस 135 क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका हो जाएगा -750 प्लस 1350, कितना आ जाएगा ये, क्लियर, कहीं मिस्टेक नहीं किए निकालने में, क्योंकि ये स्क्वायर, हाँ मिस्टेक कहाँ पर था देखिए जरा सा, यहाँ पर +30 नहीं -30 होगा, वही हम सोच रहे थे यार। -5 इंटू -30 तो ये कितना हो जाएगा, +150 100, तो ये आपका हो जाएगा, ये 150 के बाद ये आपका हो जाएगा 13 14 15, ठीक ना, -6 बराबर कितना 900। क्लियर है? ये आपका LHS पार्ट आया है। इधर देखिए छोटा सा आएगा RHS पार्ट। RHS बराबर आपको क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2 प्रूफ करना है, ठीक ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो पहले निकालिए, तब तो उसका पावर 2 कीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 0 5 2 3 4 3 2 1, इसका होल स्क्वायर है, ठीक ना। तो पहले इसका वैल्यू तो निकाल लो भाई, इसका वैल्यू जो भी आएगा उसका पावर 2 चढ़ा देना। मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख दे रहा हूँ आपको, देखिए क्या हो जाएगा, चल छोड़िए, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 - 8 0 हो गया, और ये +5 इंटू 4 - 9 का होल स्क्वायर करना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -5 वैल्यू दे देगा, और ये +5 इंटू कितना -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, -5 और ये -25 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर, यानी कितना 900। देखिए LHS पार्ट में भी 900 है, RHS में पार्ट में 900 है, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, सॉरी n-1 नहीं, यहाँ पर स्क्वायर है, प्रूव्ड। क्लियर है? किसी भी प्रॉपर्टी को आपको प्रूव करने के लिए कह सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, ठीक है, उसका प्रूफ मैं दूंगा कि कौन सा प्रॉपर्टी किस तरीके से प्रूफ में जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जय हिंद।